वेलकम एवरीवन बच्चों, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में बात करने वाले हैं हम जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है, हर एक एग्जामिनेशन के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका पार्ट आपका करंट अफेयर भी होता है। बट आज की क्लास में हम आपको करंट अफेयर्स नहीं कराने वाले। आज की क्लास में होगा जनरल अवेयरनेस का सेशन, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस भले ही आपको कम मिले, लेकिन एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद डेफिनेटली आपको मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस याद होने वाले। तो आप समझ के चलना, अगर इस क्लास में हम 14-15 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो आज की डेट में आप अराउंड 50-60 क्वेश्चंस कर पाओगे एक छोटे से कम टाइम में। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे। आप सबको पता है हम प्रिपरेशन करा रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पीएन एग्जाम की। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है। अभी तक 23 क्लासें हम आपको करा चुके हैं और बच्चों आज आपको मिलेगी क्लास नंबर 24। तो डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 24। उससे पहले इंफॉर्मेशन आप सबके लिए है, जितनी भी हमारी जॉब की वीडियोस आप देखने को मिलती हैं, वीडियोस को जरूर चेकआउट करो। कंप्लीटली वीडियो देखने के बाद ही आप अप्लाई करना, बिकॉज लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। प्रॉपर नहीं पढ़ोगे आप तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हो सकता है एग्जाम का पैटर्न आपको ना पता हो, उससे पहले आप अप्लाई कर दो, तो एग्जाम सेंटर की सिटीज के बारे में ना पता हो फिर आप अप्लाई कर दो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। बिकॉज एग्जाम देने आपने जाना है और किसी ने नहीं जाना है। तो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लेकर आए हैं जनरल अवेयरनेस की क्लास नंबर 24। तो ये हेल्पफुल रहती है आपका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एग्जाम्स के लिए। साथ के साथ में पीजीआई चंडीगढ़, एम्स, सीबीएसई का जो अभी रिसेंटली एग्जाम है उसमें करंट अफेयर का सेक्शन जनरल अवेयरनेस के साथ में दिया हुआ है निटर एग्जामिनेशन में। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल ब्लड डोनर। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वभौमिक रक्तदाता है। सार्वभौमिक वो होता है जो सबको दे सके, यूनिवर्सली, है ना। यानी इस ब्रह्मांड के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर जितने भी ब्लड रेसिपेंट हैं, ब्लड ग्रुप्स हैं, उन सबको ये ब्लड दे सकते हैं। इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हम याद करेंगे। तो ऑप्शंस हैं आपके, ए है, ए बी है, बी है या ओ ग्रुप है। तो डेफिनेटली बच्चों इसका आंसर आपका ग्रुप ओ होता है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ओ ग्रुप होता है। लेकिन इसमें हम डीपली डिस्कस करेंगे अगर इस क्वेश्चन का, तो डीपली डिस्कशन पर पता चलेगा ओ भी एक नेगेटिव होता है बच्चों और एक ओ पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, ये भी जब हमने ओ बोल दिया तो ये भी यूनिवर्सल डोनर हुआ। ठीक है, ये भी सबको दे सकता है। क्या डोनर? ब्लड डोनर है, ये याद रखना आप। ठीक है, ऑर्गन डोनर नहीं है, ब्लड डोनर है। और ये भी आपका यूनिवर्सली हुआ। भाई ये भी बात क्लियर है कि ये भी यूनिवर्सल डोनर होगा, ब्लड डोनर। अब सवाल ये आता है कि दोनों ग्रुप यूनिवर्सली डोनर हैं, तो इसका आंसर बच्चों नहीं होता है। अभी तक आपको यही बात पता होगी कि ओ वाले दे सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ओ पॉजिटिव वाले ब्लड दे सकते हैं ए बी, बी ओ। जिनका पॉजिटिव रहता है उनको ही डोनेट कर सकता है ओ पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर ओ नेगेटिव है तो ओ नेगेटिव ना आपका ए बी, ओ बी, ए बी, ओ बी, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव नेगेटिव है सारे। इन सब को दे सकता है ओ नेगेटिव, इसलिए ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन सा हुआ? ओ नेगेटिव हुआ। अगर डीपली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा यूनिवर्सल ब्लड डोनर टाइप है, तो यूनिवर्सल ब्लड टाइप होगा आपका, क्या होगा बच्चों? ओ नेगेटिव होगा। ठीक है, कौन सा होगा? ओ नेगेटिव। मेंशन नहीं है तो केवल ओ। अब ये डीपली बात शायद हमने आपको बताई होगी। ठीक है, चलो रेसिपेंट की बात करते हैं। रेसिपेंट में देखेंगे जो प्राप्त करता है, एक तो सार्वभौमिक देने वाला है, दान देने वाला है, एक प्राप्त करता है। तो प्राप्त करता वाला ग्रुप क्या है बच्चों? वो आपका ए बी ग्रुप होता है। ठीक है, ए बी ऐसा ग्रुप है जो किसी भी ब्लड ग्रुप के डोनर से रिसीव कर सकता है, और ओ ऐसा ग्रुप है जो डोनेट कर सकता है। बट डोनेशन में हमने आपको बताया ओ नेगेटिव इज मोर सिग्निफिकेंट देन ओ पॉजिटिव, बिकॉज ओ नेगेटिव का क्यों
अब इसको देख के आपके मन में क्यों सवाल नहीं आया, क्यों ऐसा, क्यों भाई वो नेगेटिव ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें आर एच है जो वो प्रेजेंट नहीं होता, आर एच प्रेजेंट नहीं होता। अब जिसमें आर एच है ही नहीं, ठीक है, आर एच जिसके अंदर फैक्टर है ही नहीं, तो नो प्रॉब्लम, कोई सूटेबिलिटी नहीं होती, कोई मैच करने की दिक्कत नहीं आती। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। और मुझे पता है पहले क्वेश्चन के साथ साथ जो एवरेज आपके 3 क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ जाती है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है आपने। दिल है, किडनी है, जिगर है, दिमाग है। दिल को हार्ट बोलते हैं, किडनी को किडनी ही है, जिगर का लीवर होता है। कहते हैं ना जिगरा होना चाहिए, तो लीवर होना चाहिए। जिगरे का मतलब दिल नहीं होता, ब्रेन का मतलब दिमाग हो गया। चारों में से बताना है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की, ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, ये चारों के चारों आपके सामने ऑप्शन है। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका लीवर। क्या होगा इसका आंसर? लीवर होता है। ठीक है, कुछ फैक्ट समझ लें थोड़े से लीवर के बारे में। सबसे बड़ी बात है लीवर होता कहां है। 50% बच्चों को डेफिनेटली नहीं पता होगा कहां पे होता है। जो हमारा एब्डोमेन है ना, यानी जो हमारा एब्डोमेनल कैविटी है, जहां पे पेट है, जिसको पेट बोलते हैं, ठीक है, एब्डोमेन कैविटी के राइट पोर्शन में होता है, राइट पोर्शन में। ठीक है, कौन सा राइट? ऊपर की तरफ, अपर राइट पोर्शन। ठीक है, अगर देखो ह्यूमन बॉडी की पिक्चर हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, खुद अगर आप खुद अपने सामने से खड़े हो तो ये आपका लेफ्ट होता है और ये आपका राइट होता है, ये आपका राइट होता है, ये आपका लेफ्ट होता है। अगर आप अपने आप को देखोगे, सपोज करके यहाँ पे आप, मैंने ए लिख दिया है, यहाँ पे आप एक पर्सन हो, सीधे खड़े होकर देखो तो आपका ये साइड लेफ्ट होती है, ये साइड राइट होती है। तो इस साइड में मिलेगा आपको लीवर आपका। ठीक है, किस साइड में मिलेगा बच्चों? इस साइड में मिलेगा। तो इसलिए मैंने बोला आपको अपर राइट पोर्शन में होता है एब्डोमिनल कैविटी के। यहाँ पे आपका पेट है, ये वाला सारा जो इंटेस्टाइन्स होती है हमारी। ठीक है, ये चीज आपको सीखने को मिली डेफिनेटली। अब लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं? जो साइंस लीवर की स्टडी कराती है उसको बोलते हैं हेपाटोलॉजी। ठीक है, और हेपाटोलॉजी का ये जो क्वेश्चन है ये आपके पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम में आ चुका है पहले। ठीक है, क्लर्क एग्जामिनेशन में या ऑफिस अटेंडेंट एग्जामिनेशन में या आपका मतलब ग्रुप सी के एग्जाम में आया था किसी की। ठीक है, ग्रुप बी या सी के एग्जाम में पूछा गया था कि स्टडी ऑफ लीवर क्या होती है, तो इसका आंसर होता था हेपाटोलॉजी। आपको पता लग गया। एक चीज और बताएंगे आपको लीवर के बारे में। वेट कितना होता है? अराउंड 1.5 किलो होता है। ठीक है, वेट कितना होता है बच्चों? अराउंड 1.5 किलो होता है वेट। दूसरी चीज ये है, फर्स्ट मतलब लार्जेस्ट ग्लैंड तो ये है। अगर आपसे कोई पूछने लगे सेकेंड लार्जेस्ट बताओ बच्चों, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, पहला तो पता लग गया लीवर है, तो दूसरे नंबर पे बच्चों आपका पेंक्रियाज आता है। क्या आता है? पेंक्रियाज आता है। अब ये पेंक्रियाज क्या होता है? पेंक्रियाज आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, उसका लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। वैसे लार्जेस्ट ग्लैंड तो लीवर है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करोगे आप, ठीक है, एंडोक्राइन में ही होते हैं आपके जो थायराइड के टेस्ट होते हैं, शुगर के होते हैं, क्योंकि यही होता है ना सारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो क्लियर, आपको पता लगा सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? आपका पेंक्रियाज होता है। क्लियर हुआ बच्चों? और क्या बताने की चीज है? अब सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन सा था? लार्जेस्ट तो आपको बता ही चुके हैं हम, लीवर था। लीवर के बाद में बात करेंगे अगर स्मॉलेस्ट की, स्मॉलेस्ट ग्लैंड बताओ। चलो ये होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में डेफिनेटली आंसर बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। व्हाट इज एडम्स एप्पल? एडम्स एप्पल क्या है? अभी तक 2 क्वेश्चन हमारे जनरल साइंस थे, बायोलॉजी से थे, बेसिकली पूछे जाते हैं। तो एडम्स एप्पल बताना है। अब एडम्स एप्पल बोलते क्यों है ये भी हम बताएंगे। एड्रिनल है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, थाइमस है। ठीक है, आधिवृक्क है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, थाइमस है। क्या है भाई एडम्स एप्पल? तो एडम्स एप्पल बच्चों आपका थायराइड होता है। ठीक है, अब थायराइड का क्या है, क्या कोई समझाएगा इसको? ये क्या होता है? ये एक तरह से है आपका प्रोट्रूशन। क्या है बच्चों? ये प्रोट्रूशन,
या अब अगर आप समझना चाहो प्रोट्रूशन से समझ नहीं आ रहा तो इसको बम्प कह सकते हैं हम एक तरह से। थ्रोट में होता है, गले में, ठीक है। थ्रोट का प्रोट्रूशन है, प्रोट्रूशन बताएंगे हम आपको। एक होता है बाहर उभरा हुआ हिस्सा जो होता है, उभ, ये भय आएगा, ठीक है, उभरा हुआ पार्ट, ठीक है, या कोई हिस्सा। क्लियर हुआ आपको? ये गले का उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसीलिए इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरह से कार्टिलेज से बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। और आपका जो वॉइस बॉक्स है जिससे हम बोलते हैं, गला है जो हमारा, इसको प्रोटेक्ट यही करता है भैया आपका एडम्स एप्पल, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है ये वॉइस बॉक्स को। दूसरी बात है जो इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमने समझनी चाहिए कि होता ये सब में है, यानी एवरीवन हैव एडम्स एप्पल, हर किसी के गले में होता है ये, बट नॉट ऑलवेज विजिबल, ठीक है। पर ये हमेशा दिखाई नहीं देता, सबके गले पे नहीं दिखाई देता, ठीक है। ये जैसे मान लो आप फेस है यहाँ पे, तो फेस है जो यहाँ पे ये गले का ये पोर्शन है ना, एक जो गांठ जैसी हमें चीज दिखाई देती है, गला जिसको बोलते हैं। जैसे कोई कहे गला पकड़ लिया, तो इसको यहां से पकड़ा जाता है ना ये चीज। तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ना बच्चों, ये उभरा हुआ हिस्सा, यही हमारा क्या है, एडम्स एप्पल है। क्या करता है, हमारे वॉइस बॉक्स को बचाता है ये एडम्स एप्पल। चलो, डेफिनेटली आप डॉक्टर बन गए होंगे इसके एडम्स एप्पल के, आपको पता लग गया होगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन पे हमने एक चीज और बताई थी आपको कि स्मॉलेस्ट जो है ऑर्गन, उसका हम आंसर बताएंगे। स्मॉलेस्ट ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड देख लो ह्यूमन बॉडी में बच्चों क्या होती है, तो ये होती है आपकी जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड की बात करें, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एक क्वेश्चन और निकल के आ जाता है, थोड़ी देर में बता देंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती कहां पे। अब आपने ये बताना, ठीक है। ये शायद हम नहीं बताएंगे, अब आप थोड़ा सा सर्च करो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताओ हमें। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। सेशन कैसा लग रहा है डेफिनेटली आपने कमेंट करके बताना है, बिकॉज पढ़ाने वाले का मोरल अप होगा तो एक अच्छी बात है, वो उतने ही तन मन से पढ़ाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन 4 की बात करेंगे। द लिगामेंट्स ज्वाइन डैश, लिगामेंट का बताना है आपने, किस किस को ज्वाइन करता है। बोन से बोन को, बोन से मसल को, मसल से मसल को, या सबको। हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले को स्नायु बंधन बोलते हैं, हड्डी से मांसपेशी वाले को बोलते हैं मांसपेशी से मांसपेशी, या ऊपर के सभी। तो बोन को बोन से जोड़ने वाला, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला होता है बच्चों लिगामेंट ज्वाइंट, ठीक है। कई बार बोलते हैं लिगामेंट हिल गए हैं, तो इसका मतलब एक हड्डी से दूसरी हड्डी का जो ज्वाइंट है वो आपका डिस्टर्ब हो गया। क्लियर। 5th क्वेश्चन, मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आपने बताना है। कैल्शियम है, लोहा है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन। बताओ क्या। Ca कैल्शियम को बोलते हैं, Hb आयरन को बोलते हैं, या Fe बोलते हैं, ठीक है, Fe बोलते हैं अगर मेटल की बात करेंगे। Mg मैग्नीशियम होता है, Cl क्लोरीन होता है। चलो, तो मेन कंस्टिट्यूएंट हीमोग्लोबिन का बच्चों डेफिनेटली आयरन होता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं इसके बारे में कि ये होता क्या है। देखो क्या है, Hb ना एक प्रोटीन होता है बच्चों। क्या होता है, प्रोटीन। और इस प्रोटीन का नाम ही हीम है, हीम, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या नाम है इसका, हीम नाम होता है, ठीक है। रेंज कितनी होती है एचबी की, कहीं पे 12 से 15 16 लिखा होगा, कहीं पे 13 से 16 लिखा होगा, तो डेफिनेटली 12 से 16 आप समझ सकते हो। एक जो हेल्दी पर्सन है उसका हीमोग्लोबिन अगर तरीके से देखो तो ये होता है 13 से 16 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ये एचबी का लेवल है। अब प्रोटीन तो है ये, जो एचबी है ये एक प्रोटीन है बच्चों, लेकिन ये प्रोटीन करता क्या है, ये प्रोटीन आपका रेड ब्लड सेल, जो आपकी रक्त कणिकाएं होती है ना, लाल रक्त कणिकाएं, उसके अंदर होता है। और इसका मेन काम होता है कैरीज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी हीमोग्लोबिन कम ऑक्सीजन कम, ऐसा कुछ मान के चल सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम है जो आपका हीमोग्लोबिन करता है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है। जो हीमोग्राम बोलते हैं वो हीमोग्लोबिन के रिलेटेड ही टेस्ट होता है, जिसमें आपको एचबी का लेवल, बहुत सारी चीज, प्लेटलेट्स वगैरह ये सब पता लग जाती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 6 देखते हैं। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से बहता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, बनता कहाँ पे? तो बाइल जूस, पीजीआई का ही क्वेश्चन है, बट डेफिनेटली एम्स के पेपर में पढ़ा होगा आपने, है ना, नेटर में भी देखा होगा, एसएससी में तो कितनी बार आया होगा ये। तो हर एक एग्जाम में होते हैं यार ये क्वेश्चन, इसलिए आपको करवाए जाते हैं। तो बाइल जूस का बताओ क्या होता है? पेंक्रियास से निकलता है, स्प्लीन से निकलता है, लीवर से, ब्रेन से। अग्नाशय बोलते हैं सब पेंक्रियास को, और यही होती है बच्चों आपकी सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड। ये हम आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे ताकि आपको पता रहे, और ये आपकी फर्स्ट लार्जेस्ट। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड। चलो, तो बाइल जूस कहां से निकलता है? लीवर से निकलता है आपका, या डेफिनेटली इसका आंसर लीवर हो जाएगा, जिगर हो जाएगा, जिगर बोलते हैं जिसको। अब क्या होता है, ये लीवर से आपका निकलेगा बाइल जूस। बाइल जूस आपका स्टोर की अगर बात किए जाएंगी तो स्टोर हो जाता है गॉल ब्लेडर के अंदर। किसके अंदर स्टोर हो जाता है बच्चों? ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। वैसे ये क्या काम करता है? लीवर से निकला बाइल जूस, और बाइल जूस क्या करेगा आपका? फैट को कन्वर्ट करेगा, फैट को चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा किसमें? फैटी एसिड में। ठीक है, फैटी एसिड में। फिर डाइजेशन का पार्ट बन जाता है आपका, ये सारी चीजें पच जाती। कलर की बात करोगे किस तरह का होता है, तो ना ये पीला होता है ना ये नीला होता है, तो फिर वही होता कैसा है? दोनों कलर का होता है। तो येलोइश ग्रीन बोलते हैं इसको। ठीक है, येलोइश ग्रीन फ्लूइड होता है, जिसका काम क्या होता है? इसको डाइजेस्टिव फ्लूइड भी आप कह सकते हो। ठीक है, कौन सा फ्लूइड कह सकते हैं हम? डाइजेस्टिव फ्लूइड भी कह सकते हैं। तो बाइल जूस के बारे में इतना सारा पढ़ा आपने, डेफिनेटली 4 क्वेश्चन हो गए आपके। 7th देखते हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला? सॉरी, किस चीज के लिए मिला? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, डीएनए की खोज के लिए, जेनेटिक कोड के लिए, या ऊपर वाले सभी के लिए? डीपली क्वेश्चन है, समझना जरूरी है। अगर ऑप्शंस ऐसे ही आपके सामने हो तो आप क्या करो? ऐसे ऑप्शंस में आपने क्या करना है, थोड़ा सा क्लू है इसके अंदर। क्लू का क्या है इसके अंदर? मेन अगर हम बात करेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए दिया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना, तो आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन कहीं पे आपने जेनेटिक कोड भी पढ़ा होगा बच्चों, और कहीं पे आपने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि एक आदमी एक आदमी एक आदमी, तीन पर्संस को इकट्ठा मिला था ये नोबेल। अकेले डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नहीं मिला था ये, 3 लोगों ने क्या किया था? शेयर किया था उस टाइम पे नोबेल को, 1968 के टाइम पे। तो इसको यहां पे लिख भी लेना, इनको कब मिला? 1968 में मिला। तो 1968 में किन किन के साथ में शेयर किया? शेयर वाले जो पर्सन है ना, उनका नाम भी हम पढ़ लेते हैं। तो एक तो है आपके निरेनबर्ग, क्या नाम है? निरेनबर्ग। तो इनका जो काम था वो था जेनेटिक कोड वाला, जो मैंने आपको ऑप्शन सी के अंदर देखने को मिलता है बच्चों हमारे। दूसरे जो पर्सनैलिटी थी वो थी रॉबर्ट होले। क्या नाम था? रॉबर्ट होले। इन्होंने जो है एक तरह से आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करी थी। ठीक है, आरएनए स्ट्रक्चर की बात की थी। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए ट्रांसफर। ये जैसे डीएनए होता है ऐसे ही आरएनए होता है, मतलब अगर ये डीएनए की जगह आरएनए लिखा होता तो डेफिनेटली इनका ही ये आंसर होता। ठीक है, 2 बंदों का आपको बता दिया। अब हरगोविंद खुराना के बारे में जो छोटा सा फैक्ट है, चलो हिंदी वाले पोर्शन की तरफ हम लिख देते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेडिसिन समझ में आता है, इसका मतलब दवाई। ठीक है, इस फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में, रसायन विज्ञान में, मेडिसिन, सॉरी रसायन विज्ञान नहीं, चिकित्सा में बोलेंगे इसको। ठीक है, मेडिसिन में। तो मेडिसिन में ना बच्चों ये फर्स्ट भारतीय थे। मतलब अगर 1968 में पहला जो नोबेल मिला भारतीय थे, तो पहले भारतीय थे, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया, तो पता होना चाहिए आपको। और अभी तक हम क्वेश्चन 7 कर चुके हैं। डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग रहा होगा सेशन, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। कमेंट करके बता सकते हैं सेशन कैसा है। फर्स्ट टाइम व्यूअर जरूर सब्सक्राइब करें, क्लासें ऐसे ही मिलती रहेंगी। क्वेश्चन 8 की बात करेंगे तो आंसर बच्चों इसका ए ही होगा। क्वेश्चन 8 की बात करेंगे, हु इन्वेंटेड द लिफ्ट?
लिफ्ट का आविष्कार किसने किया? फैराडे, अल्वा एडिशन, ईजी ओटिस, आई.एल. बेयर्ड। तो बताना है, इनमें से आपने कमेंट करना है। तो देखो, फैराडे जो है, फैराडे की जो मेन मेन खोजें हैं वो एक तो डायनमो सबसे ज्यादा है, डायनमो, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर की बात की जाती है, जनरेटर की, जो हमने 10वीं में पढ़ा है। 10वीं में आते हैं ना इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, डायनेमो कैसे काम करता है, तो सब फैराडे का काम है। अल्वा एडिशन का नाम बल्ब से आपको डेफिनेटली याद होगा, इसकी खोज करी थी। आई.एल. बेयर्ड आपके टेलीविजन के जनक माने जाते हैं, और ईजी ओटिस ही आपके लिफ्ट के जनक है, ठीक है। किसी बच्चे ने ये लिफ्ट भी देखी होगी, इस कंपनी है, इस कंपनी की लिफ्ट भी आती है, ठीक है, ओटिस पढ़ा होगा जी। तो यही आपका आंसर रहने वाला है, दैट इज सी। तो सी बच्चों इसका आंसर होगा जिन्होंने लिफ्ट की खोज करी। साथ के साथ जो ऑप्शंस आपको और भी गिवन है उनकी भी आपको पता लगा उन्होंने क्या क्या खोजें करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 बुद्धा अटेंड निर्वाणा एट। बुद्धा को निर्वाण, महात्मा बुद्ध को निर्वाण कहां पर प्राप्त हुई? बोध गया में, सारनाथ में, सांची में, कुशीनगर। देखो, निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति मिलना, ठीक है। और मुक्ति आपको समझ में आती है, जन्म नहीं होता, ये मृत्यु होती है, ठीक है। तो निर्वाण की बात करेंगे, कहां पे मिला? निर्वाण को महापरिनिर्वाण बोला गया था। तो बोध गया में, सारनाथ में, सांची में, कुशीनगर में। बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका कुशीनगर के अंदर, ठीक है। तो बुद्धा को कहां पे निर्वाण की प्राप्ति हुई? वो हुई कुशीनगर के अंदर। वैसे इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली चेक करना, बोध गया ऐसे लग रहा है जैसे आंसर बोध गया ना हो कभी इसका, है ना। कुछ डाउट है थोड़ा सा यहाँ पे। चलो, ये होमवर्क आप ट्राई करोगे, हम कमेंट करके आपको बताएं। क्लियर हो गया? चलो जी, क्वेश्चन 10वां देख लेते हैं। लोथल सिविलाइजेशन वॉज नोन फॉर। लोथल सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? कला वास्तुकला के लिए, कृषि के लिए, व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए, जल निकासी के लिए। तो आर्किटेक्चर नहीं, कृषि नहीं, ड्रेनेज सिस्टम के लिए तो मोहनजोदाड़ो को जाना जाता था, ठीक है, मोहनजोदाड़ो। तो ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर बात की जाएगी, व्यापार और वाणिज्य की, तो यही होता है लोथल सभ्यता का उत्पत्ति होना। इसी से पता लगा व्यापार और वाणिज्य के बारे में। कमेंट करना है आपने लोथल उस टाइम पे या इस टाइम पे कहां पे है, तो ये है गुजरात के अंदर, ठीक है। तो लोथल क्या था? पोर्ट था, पोर्ट। अब पोर्ट आपको समझ में आएगा, पोर्ट का मतलब होता है जहां से आपके पानी के जहाज चलते हैं, पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। क्लियर बात होगी? चलो, क्वेश्चन 11 देख लेते हैं बच्चों। कनिष्कास कैपिटल वॉज एट। कनिष्क की राजधानी बतानी है आपने। कन्नौज में थी, मथुरा में थी, पेशावर में थी, अमरावती में थी। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, बिकॉज एक ऑप्शन और लिखने वाला हूं मैं यहां पे, ठीक है। और उस ऑप्शन के अंदर हम जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे आपका पुरुषपुरा, ठीक है। यहां पे भी लिख देते हैं मैं इंग्लिश वालों के लिए भी, पुरुषपुरा। बताओ क्या है? तो पुरुषपुरा इसका आंसर मिलेगा आपको अगर कहीं आपने पढ़ा होगा तो। लेकिन हम जो बात बताएंगे कि भाई पेशावर है। अब आप कहोगे सर ये तो गलत है। गलत नहीं है बच्चों, ये जो पुरुषपुरा था वही आज पेशावर है, ठीक है। जो पुरुषपुर था वही आज पेशावर है। और है कहां पे पेशावर? आप बताओ कहां पे है, ये आप कमेंट करके बताओगे। तो पुरुषपुरा को ही पेशावर बोलते थे। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। कनिष्क के किसी को वंश का नाम पता है? किस वंश के थे कनिष्क? कुषाण वंश के थे। किस वंश के थे बच्चों? कुषाण के थे। क्वेश्चन पता लग गया। अब अगर मैं पूछूं क्या कुषाण वंश के संस्थापक यही थे? संस्थापक बनाया किसने ये कुषाण वंश? तो थोड़ा सा अलग नाम है, कनिष्क ही तो नहीं है कभी इसका आंसर। कनिष्क नहीं है बच्चा, इसका नाम है, डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, कुजाला। अब इससे तो समझ नहीं आएगा आपको। कुजाला कडफिशिश। अब ये मुझे नहीं पता हिंदी में मैंने ठीक लिखा है या गलत लिखा है, बट आपको इंग्लिश में बता देता हूं। डेफिनेटली कुजाला कडफिशिश, इस तरह से होता है ये नाम। ये माने जाते हैं आपके कनिष्क, सॉरी कुषाण जो है डायनेस्टी के फाउंडर, ठीक है, फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। पेशावर बच्चों मुझे लगता है अफगानिस्तान में है शायद, है ना? देख लेना, चलो बताना मुझे इसका।
शायद मेरा भी गलत हो सकता है, अफगानिस्तान। पाकिस्तान तो नहीं है पिशावर, पाकिस्तान शायद ना हो, अफगानिस्तान हो सकता है। ठीक है, चलो ये आप थोड़ा होमवर्क है, चेक करके बताना। क्वेश्चन ये हमने क्लियर कर दिया आपको, आंसर पेशावर है इसका। क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के सांची में स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? यानी कि हु बिल्ट स्तूपा एट सांची इन मध्य प्रदेश। आपने बताना है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया। आंसर तो सामने ही है, तो आंसर बच्चों इसका अशोका है। ठीक है, क्या है इसका आंसर? अशोका है। अशोका ने ही बनवाए थे स्तूप सांची के। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल के पास में पड़ता है ये वाला एरिया। चलो, बट एक रायसेन करके डिस्ट्रिक्ट है, वो टाउन, डिस्ट्रिक्ट कहेंगे पता नहीं, टाउन कहेंगे इसको, डिस्ट्रिक्ट कहेंगे। टाउन कौन सा है? टाउन तो ये खुद सांची है, सांची एक टाउन है, और रायसेन करके डिस्ट्रिक्ट है जो एमपी के अंदर है बच्चों। ठीक है, चलो 12वें के बाद 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ईवीएम को फर्स्ट टाइम कब यूज किया गया इंडिया? ईवीएम को पढ़ने से पहले सबसे पहले फुल फॉर्म पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो आज के टाइम में हम इलेक्शन में इंडिया के अंदर यूज करते हैं। तो 1990 में पहली बार, 93 में, 2000 में, या 1982 में? तो डेफिनेटली 1982 में सबसे पहले हमने ईवीएम का प्रयोग किया था। ठीक है, कहां पे किया था ये हिस्ट्री आपने जाननी बहुत जरूरी है। तो एक बाई इलेक्शन था। अब बाई इलेक्शन आपको समझ में आता है ना? बाई इलेक्शन मतलब एक बार इलेक्शन हुआ, कोई वहां पे जीता, उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन होना होता है टाइम से पहले, जैसे कोई एमपी या एमएलए की डेथ हो जाती है या कोई सीट को छोड़ देता है, तो बाई इलेक्शन होता है। तो बाई इलेक्शन हुआ आपका केरला के अंदर। ठीक है, और कंस्टिट्यूएंसी का नाम अभी याद नहीं है, पावा पेरू कुछ ऐसे करके नाम था, पैरावुर करके है शायद, हाँ पैरावुर। ठीक है, पैरावुर के अंदर हुआ था ये 1982 में। तो फर्स्ट टाइम यहां पे ईवीएम का यूज किया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन डेफिनेटली दूसरे तरीके से भी आपसे पूछा जाएगा यही क्वेश्चन, कि भाई ईवीएम का जनरल इलेक्शन में अगर पूरे तरीके से देखें तो बाई इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन में कब से प्रयोग किया गया? तो ये किया गया आपका गोवा के असेंबली इलेक्शंस में। ठीक है, 1999 के अंदर गोवा में जो विधानसभा के चुनाव हुए ना, उसमें डेफिनेटली पूरी तरह से इसको यूज किया गया 1999 के अंदर। तो ईवीएम के बारे में इतना सारा आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं, आंसर ए डेफिनेटली इसका ए है। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल। ठीक है, ये जो अध्यक्ष है ना, ये यहाँ पे हिंदी कन्वर्जन में दिक्कत है, ये राष्ट्रपति जी है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं ना, कोई प्राइम मिनिस्टर करता, ना सीजीआई करता, ना गवर्नर करता। ठीक है, कुछ फैक्ट हैं जो थोड़े से समझने जरूरी है। अभी जो हमारे हैं वो 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, नाम है राजीव कुमार। ठीक है, क्या नाम है बच्चों? राजीव कुमार। एक क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये करंट अफेयर है आपका। दूसरा, वोटर्स डे जो होता है, वोटर्स डे बोलते हैं जिसको, वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे, तो वो कब होता है नेशनल वोटर्स डे? बोलो, 25वें है ना, तो 25 जनवरी याद रख लो भाई, सिंपल 25 जनवरी को ही होता है। और क्या पूछना है इसमें से हमें? पहले अगर कोई पूछता है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो हो जाएंगे हमारे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, ये पहले हो जाएंगे। और क्या रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट रहता है? चलो, अब रहता है कि संविधान में कहां जिक्र है इनका। तो संविधान का जो पार्ट 15 है ना, ऐसे लिखते हैं पार्ट 15, जो 15वां पार्ट है, उसके अंदर आर्टिकल 324 से 329 में पूरा चुनाव आयोग आता है। क्या आता है बच्चों? पूरा चुनाव आयोग आता है। कोई एक इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है, जैसे अभी राजीव कुमार जी बने हुए हैं, राजीव कुमार, तो इनका टेन्योर है, जो कार्य है वो कब तक रहेगा? 6 साल तक रहेगा। अगर 6 साल से पहले ये 65 साल के हो जाते हैं तो तब तक रहेगा। यानी कि या तो 6 साल वो रह पाएंगे, या वो 65 साल के होने में, चाहे वो 3 साल में हो जाए चाहे 2 साल में हो जाए, मतलब 65 ईयर्स मैक्सिमम एज होती है इसमें, और 6 साल तक आप रह सकते हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आर्टिकल 324 से 329
के अनुच्छेद में जो बात की जाती है, इसकी पार्ट 15 है वो हमारे संविधान का। अच्छा लगा होगा सेशन, आप होपफुली बोर नहीं हुए होंगे, बिकॉज अभी लगभग आधा घंटा भी नहीं हुआ या होने वाला है आपको। तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं रहेगा, लास्ट रह गया है। लास्ट क्वेश्चन से पहले समझेंगे जरूर हम। मैक्सिमम एज बतानी है हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। भारत में जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव के लिए अधिकतम आयु निर्धारित की जाती है, वो कितनी है बच्चों? राष्ट्रपति जी 58 साल तक चुने जा सकते हैं, 62 तक चुने जा सकते हैं, 65 तक चुने जा सकते हैं, या है ही नहीं कोई? क्या लगता है आपको? बताओ बच्चों क्या लगता है? तो इसका आंसर ये होगा, नन। यानी कि ऐसी कोई आयु फिक्स नहीं की गई है, चाहे 90 वर्ष के हों वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह सकते हैं। ये क्लियर है हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की बात आई गई है तो आर्टिकल 52 के अंदर जिक्र होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। मतलब अगर राष्ट्रपति के नाम का जिक्र अगर देखना है तो सबसे पहले जो बात की जाती है वो आर्टिकल 52 में की जाती है कि भारत का भाई एक राष्ट्रपति होना चाहिए। यह है आर्टिकल 52। और आर्टिकल 52 डेफिनेटली आपको पता होगा कि हमारे संविधान के भाग नंबर 5 में आता है, ठीक है। इस तरह से वी करके लिखा जाता है इसको। एज का आपको पता लग गया। राष्ट्रपति अगर रिजाइन करे तो किसको लिखेगा? वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति करे तो किसको लिखेगा? राष्ट्रपति को लिखेगा, है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो बेसिकली आपको समझनी होती है। सामने आपको दिखाई दे रहा है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन आपके सामने। डेफिनेटली अगर आप पीएन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीके का जो सेक्शन है ना, जीके प्लस करंट अफेयर्स, ये इसमें जो पारंगत होगा बच्चा वो बाजी मार जाएगा इस एग्जाम में, बिकॉज इसके बाद में होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो जीके जीएस इसलिए हम फोकस करते हैं ज्यादा से ज्यादा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो बड़ा नॉमिनल है, आप जाके देख सकते हैं। गूगल लिंक है, फॉर्म भरिए और हमें ज्वाइन करिए। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। इसी क्लास के थ्रू बताना चाहेंगे आपको, कल एक क्लास मिलेगी जिसमें पता लगेगा न्यू वैकेंसी की बात करेंगे हम, कि कुछ और वैकेंसी हैं, क्लर्क की हैं, एमटीएस की हैं जो आई हैं आज की डेट में। बट डिस्कशन है वो आज थोड़ा लेट हो जाएगा, वो हम कल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यही थी आपकी क्लास। आंसर आप देख चुके हैं, यहाँ पे डी होगा। तो डेफिनेटली क्या करना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करें। ज्वाइन करने के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। मन्नत ऑफिशियल 14 जीमेल आईडी है हमारी। कभी भी जब आपका मन करे क्वेश्चन पूछना हो, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए इस क्लास को दोबारा देखिए, डेफिनेटली आपको सीखने को मिलेगा। सीखने वाली चीजें वो आप नोट कर सकते हैं। तो साथियों मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।